हेलो दोस्तों, आज की लीगल वीडियो पर पुरुषों के शोषण के बारे में बात करेंगे। पुरुषों का कहाँ तक यहाँ पर शोषण हो रहा है। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो 100 पुरुषों की गिनती जहाँ पर की जाती है, 100 पुरुषों के अंतर्गत 150 ऐसे पुरुष हैं जो यहाँ पर अहिंसा के शिकार होते हैं, जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा उनके ऊपर होती है। एक पुरुष, एक लड़का, एक ऐसा आदमी होता है, एक ऐसा पुरुष होता है जहाँ पर वो जन्म के समय से उसको एक शिक्षा दी जाती है कि उसको बड़ा होकर शादी करनी है। शादी करने के बाद उसको बाल बच्चे पैदा करने हैं, उनकी जिम्मेदारी निभानी है, घर परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी उनको निभानी है। छोटे भाई बहन है तो उनको लिखाना है, पढ़ाना है। संपूर्ण जीवन पुरुष का एक ऐसा जीवन होता है जो दूसरों की सेवा में, एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में, एक अच्छा पति बनने के चक्कर में, एक अच्छा भाई बनने के चक्कर में, हर एक व्यक्ति को खुश रखने के चक्कर में ऐसे अनेक पुरुष पाए जाते हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है। पत्नी के द्वारा अत्याचार किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार किया जाता है। यहाँ पर जो आंकड़ा देखा जाता है दोस्तों, 150 लोग, 100 में से 150 लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके ऊपर पत्नी के द्वारा शोषण किया जाता है, पत्नी के द्वारा यहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। वर्तमान समय की जहाँ पर बात करें तो ऐसी पत्नियाँ जो पढ़ी लिखी हुई है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो पत्नियाँ पति के ऊपर एंड्रॉयड फ़ोन रखने वाली पत्नियाँ, जहाँ पर टेलीविज़न का यूज़ वो कर रही है, देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से अगर उनको किसी प्रकार से कोई भी अगर उनको संकोच लगता है तो उसका डायरेक्ट जो भी डिप्रेशन होता है उसको पति के ऊपर यहाँ पर वो निकाल देती है। और इसी को चलते हुए पति इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो बहुत सी बार तो सुसाइड तक अटेम्प्ट यहाँ पर वो कर लेता है। ये कहानी है हर एक पुरुष की जो शादीशुदा पुरुष है। शादीशुदा पुरुष के साथ ही यहाँ पर अत्याचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कुंवारा है, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई भी जाकर यहाँ पर उसका शोषण करे, उसको परेशान करे। एक पुरुष एक ऐसा एक व्यक्ति होता है जहाँ पर वो अपनी समस्या ना किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकता है, ना वो अपने परिवार को बता सकता है। वो फाइनेंशियली समस्या हो सकती है, वो पारिवारिक समस्या हो सकती है। क्योंकि महिला के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार होता है तो वो 10 लोगों के सामने जाकर अपनी व्यथा सुना सकती है। लेकिन पुरुष के ऊपर अगर कोई भी शोषण करता है, पुरुष को अगर परेशान करता है, पुरुष अगर परेशान है तो इसकी वह दूसरे लोगों तक वो भनक भी नहीं लगने देता है। ना वो ये चाहता है कि मेरी समस्या को अगर मेरे परिवार वाले जान जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे परिवार वाले भी यहाँ पर मेरे साथ ही वो दुखी होंगे। तो ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों के सामने उसको खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर पुरुषों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। ना किसी प्रकार का कोई भी पुरुष आयोग है, ना किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट जो पुरुषों की यहाँ पर हेल्प करता है। जैसे महिलाओं के पास अधिकार है 498 है, दहेज का केस पति के ऊपर थोपना, डोमेस्टिक वायलेंस, अगर किसी भी महिला को कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, सास ससुर परेशान कर रहे हैं, उनके साथ देवर जेठ अगर उसको परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है, तो ऐसे में उनके पास यहाँ पर रेमेडी होती है कि वो 498 डोमेस्टिक वायलेंस क्रूरलिटी अगर उनके ऊपर हो रही है तो उसका सामना करने के लिए उनके पास अलग से अधिकार है, अलग से उन अधिकारों का यूज कर सकती है। और इन अधिकार जो महिला को प्रदान किए गए थे, सामाजिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने हैं, तो समाज में एक समान दिनचर्या पूरी करने के लिए जो अधिकार महिला को दिए गए थे, उन अधिकारों का ही यहाँ पर शोषण हो रहा है। उन अधिकारों के माध्यम से ही पुरुष का शोषण यहाँ पर हो रहा है। झूठे केस पति के ऊपर लगा दिए जाते हैं, एलिगेशंस पति के घर वालों के ऊपर लगा दिए जाते हैं, और इसी को लेकर पुरुष यहाँ पर आत्महत्या तक सुसाइड यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि अतुल सुभाष का केस एक हाईलाइट केस है, इंडिया के अंतर्गत बहुत हाईलाइट केस हुआ था। आपने कहीं ना कहीं उस केस के बारे में सुना होगा, जहां पर इस सिस्टम को चलते हुए, महिला की मनमर्जी के चलते हुए, पति के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए उस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ पर किया गया। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? क्या यहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था इतनी लाचार है जिसके चलते हुए पुरुषों का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार उनके पास नहीं होता है। केवल और केवल पुरुष को समझा जाता है यहाँ पर जिम्मेदारी ढोने वाला एक बैल। पुरुष के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो पुरुष अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाता है, वो अपना घर नहीं छोड़ पाता है, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ पाता है। ऐसे ही डिप्रेशन का शिकार कोई भी पुरुष हो जाता है और यहाँ पर उन व्यक्तियों को वह हार्ट अटैक उनके आ सकती है, सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ पर वो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर
किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर अगर आपके ऊपर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप किस तरह से उस समस्या से आप लड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो, 498A का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। अतुल सुभाष का केस होने के बाद शानदार जजमेंट्स माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं। उन जजमेंट्स का आप फायदा ले। अगर कोई भी महिला जो कमाती हुई महिला है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, खुद बिजनेस कर रही है, अगर ऐसी महिला, कोई भी महिला अगर आपको परेशान कर रही है मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, झूठा एलिगेशंस लगाकर आपको जेल में डालने की कोशिश कर रही है, तो उस महिला से आपको लड़नी है यहाँ पर कानूनी लड़ाई। आपके पास पुरुष आयोग बल बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपके पास कुछ रेमेडीज है जिनको लेकर आप इन समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार अगर विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, केस कोई सा भी हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस का हो सकता है, 498A का केस हो सकता है, इसके अलावा कोई स्त्री धन का केस हो सकता है, फेल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, मारपीट का केस आपके ऊपर पत्नी के द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन आपको इन केसों से निजात आप पा सकते हैं। आपको इनका सामना करना पड़ेगा। आपके पास कानूनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, पहला स्टेप मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी भी मामले पर पत्नी के द्वारा अगर पति के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कोई भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो आपको जो एलिगेशंस और जो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करवाई गई है उसको गहनता से अध्ययन उस एलिगेशंस का और उस एफआईआर का आपको करना है। आपको वो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने हैं, जिस तारीख को आपकी महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वहाँ पर घटना की तारीख किस समय की यहाँ पर लगाई गई है। क्या उस समय आपके पास आपकी पत्नी मौजूद थी, या आपके पास जब आपकी पत्नी निकल कर गई थी, जब वो हंसी खुशी आपके घर से निकल कर गई थी और बाद में जाकर आपके ऊपर एलिगेशंस उस पत्नी के द्वारा लगाए गए। आप जब गहनता से आपके एफआईआर का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको टॉपिक दिख जाएंगे और उन्हीं टॉपिकों के माध्यम से आपको यहाँ पर आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड करवाया गया है, कोई एफआईआर अगर आपके खिलाफ कटी है, तो आप उसका डटकर सामना कर सकते हैं। आप उनसे बरी हो सकते हैं। आप एफआईआर को केस आप यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तभी संभव है जब आप खुद स्वयं कानून के जानकार होंगे, आप खुद लॉ के जानकार होंगे। अगर आप जानकार हो जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने केसों को स्ट्रगली बनकर, कठोर बनकर आप उन केसों का सामना करें। आखिरकार जीत आपकी ही होगी। अधिकतर मामले जो महिला के द्वारा लगाए जाते हैं वो 95% तक मामले यहाँ पर झूठे पाए जाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था के चलते हुए, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले भी दिए गए हैं कि 498A का बहुत मिसयूज हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश भी किया गया था कि जो नया कानून लागू होगा, नए कानून के अंतर्गत 498A जो मैट्रिमोनी से संबंधित जो भी केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का हो सकता है, इसके अलावा स्त्रीधन का केस हो सकता है, इन केसों के ऊपर कुछ कठोर कार्यवाही यहाँ पर की जाए। लेकिन दोस्तों, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। पुराना जो कानून था उस कानून को वहाँ से उठाकर डायरेक्ट नए कानून के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया। केवल धाराएं चेंज हुई है, केवल कानून का नाम चेंज हुआ है, अन्यथा जो भी कार्यवाही है वो कार्यवाही अभी तक उस आधार पर ही वो कार्यवाही चल रही है। जब दोस्तों आप अपने एफआईआर का अध्ययन कर लेते हैं, जब आप अपने एफआईआर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपकी एफआईआर पर आपके घर वालों के नाम दर्ज करवाए गए हैं, आपके भाई का नाम दर्ज करवाया गया है, आपकी भाभी का नाम दर्ज करवाया गया है, आपकी बहन का नाम अगर उस एफआईआर के अंतर्गत दर्ज करवाया गया है, आपके माता पिता का नाम अगर उस एफआईआर के अंतर्गत दर्ज करवाया गया है, तो आपको उन्हीं टॉपिक को देखना है कि जब वारदात का समय आपकी पत्नी के द्वारा जो बताया गया है, उस समय आपके भाई, आपके पिताजी, आपकी माँ कहाँ कहाँ पर वो निवास कर रहे थे और किस समय वो कहाँ पर मौजूद थे। अगर आप इस चीज़ को अगर कोर्ट के सामने अगर साबित कर देते हैं, आप एविडेंसेस अगर दे देते हैं, तो आपको 100% सफलता यहीं से मिल जाती है। आपको केवल और केवल एक काम करना है, जब भी आपके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है तो आपको यहाँ पर ट्रायल का इंतज़ार नहीं करना है, ना आपको यहाँ पर चार्जशीट का इंतज़ार करना है, क्योंकि जब आपकी चार्जशीट को तैयार कर दिया जाएगा तो माननीय
हाई कोर्ट इस आधार पर पहुंचता है कि आपके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है आप उसका सामना करें, आप वहां जाकर एविडेंस सबमिट करवाएं, जिससे आपको यहां पर रिलीफ दी जा सके। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज होने के बाद आप तुरंत माननीय हाई कोर्ट के समक्ष जाएं। सीआरपीसी 482 के अंतर्गत आपकी एफआईआर जो भी दर्ज की गई है उस एफआईआर को आप वहां से क्वेश्चन करवाएं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपके साथ आपके परिवार वालों के नाम दर्ज करवाए गए हैं, तो आप परिवार वालों के लिए ही क्वेश्चन पर जाए। ऐसा नहीं कि आप खुद भी क्वेश्चन के लिए चले जाए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं, आपके परिवार वालों के साथ आप जाते हैं, मान लो कि 5 लोगों के नाम एफआईआर पर डाले गए हैं जिसमें से एक नाम आपका है, तो आप अपने को छोड़कर उन 4 लोगों के लिए क्वेश्चन पर जाए, जिससे कि आपको या तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर दिया जाएगा या आपकी एफआईआर को क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एफआईआर को क्वेश्चन करना और एफआईआर पर स्टे लेना दोनों अलग अलग कंडीशन से। जब अगर किसी भी मामले पर हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर के अंतर्गत अगर क्वेश्चन कर दी जाती है तो उस क्वेश्चन को ये समझा जाता है कि उस केस को वहीं से डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि आगे की जो भी कार्यप्रणाली है, जो भी केस है, उस केस को यहाँ पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये स्टे क्या होता है? स्टे ये नहीं है कि जो भी आपके केस चल रहा है उसके ऊपर स्टे लेकर बैठ गए, यानी कि जो भी कानूनी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है उस व्यवस्था को वहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा। स्टे का स्पष्टीकरण दोस्तों ये रहता है कि जब माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है तो स्टे ऑर्डर देने के बाद, उदाहरण के लिए आप समझे कि कोई आपके भाई है, आपके भाई का नाम आपकी पत्नी के द्वारा क्रूरता के आधार पर, दहेज केस के आधार पर, डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर, किसी भी झूठे एलिगेशंस के आधार पर महिला ये भी एलिगेशंस लगा देती है कि मेरे पति के साथ साथ मेरे ससुराल पक्ष वाले, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ससुर, ये भी मेरे पति का यहाँ पर साथ देते हैं। ये कौन सा एलिगेशंस हुआ? ये कौन सा यहाँ पर क्रूरल्टी महिला के ऊपर हुई? अगर जो स्थिति आपके केस के अंतर्गत बताई गई है, अगर उन स्थिति से परे होकर अगर आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ आपके पास आधार है, कुछ आपके पास गवाह हैं, तो ऐसी स्थिति पर आपको जो स्टे ऑर्डर दिया जाएगा तो उस पत्नी के द्वारा यहाँ पर पत्नी को आदेश दिया जाएगा कि जो एलिगेशंस उसके द्वारा लगाए गए हैं उन एलिगेशंस को यहाँ पर पुलिस के द्वारा ट्रायल किया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस पॉइंट का इन्वेस्टिगेशन करेगी जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर स्टे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो झूठी राम कहानी महिला के द्वारा दर्ज करवाई जाती है उसको वो साबित नहीं कर पाती है, और उसके बाद भी यहाँ पर जो स्टे ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसी को आधार मानकर ट्रायल कोर्ट इसको केस को डिसमिस यहाँ पर कर देती है। दोस्तों मुझे लगता है कि जो आज की जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। 498 से संबंधित कोई भी केस हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कोई भी केस हो, आपको जो आज की जानकारी थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, कानूनी जानकारी के लिए अगर आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो लगा है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ के साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर आप जरूर करें। दोस्तों अगर किसी कानूनी संबंधित सहायता के लिए अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना है, मेरे से बात करनी है, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर जाकर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, साथ के साथ आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक वेरी मच।